हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद बिंदु। और आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक क्लास 10th का, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेटा, व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? अच्छा, ये बताइए आपकी कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे हाथों की मूवमेंट भी कर रही हूँ साथ में, ओके। और आपको मैं जब पढ़ाऊँगी तो मैं इधर से इधर मैं मूव भी कर रही हूँ। तो ये क्या क्या हो रहा है, सारे काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये जो काम एक साथ हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? इनके बीच में ऐसा क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि मैं सारे काम एक साथ परफॉर्म कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हमारी बॉडी जो है सारे काम एक साथ परफॉर्म करती है। सपोज आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपकी आइज कहाँ होगी? आप ध्यान देंगे कहीं से कोई गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। और जब गाड़ी नहीं आ रही हो तो आप क्या करेंगे? रोड क्रॉस करेंगे तो आप क्या करेंगे? पैरों से मूवमेंट करेंगे, तो आपके मसल्स मूव हो रहे हैं, तो मसल्स भी मूव हो रहे हैं, साथ में आपकी आइज भी वर्क कर रही है और आपका ब्रेन आपको बोल रहा है कि अब आपको रोड क्रॉस करनी है। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब कोऑर्डिनेशन के साथ ही वर्क हो रहा है, ठीक है। तो एनिमल में जो है ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कौन से सिस्टम के थ्रू होता है, ऐसा क्या सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है कि जो हमारी जो बॉडी है इसके हर फंक्शन को प्रॉपरली बैलेंस करके चलता है, कोऑर्डिनेट करके चलता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही ये होता है बेटा, वर्किंग टुगेदर, ठीक है, एक साथ काम करना या फिर एक साथ तालमेल बिठा के काम करना, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में क्या होता है बेटा? दो सिस्टम हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए। एक तो है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के बारे में पहले हम पढ़ेंगे डिटेल से, उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो रिलेट होता है बेटा हार्मोन से। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा, एडोलसेंस स्टेज में जब आप आते हैं उस वक्त भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आप में बहुत से चेंज आते हैं, ठीक है। तो वो एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आएगा, इसको हम लेटर बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम को, ठीक है बेटा। नर्वस सिस्टम जो है ये फर्दर इसमें टू जो पार्ट्स वो इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो CNS एंड अदर इज PNS। अब ये CNS एंड PNS क्या है? CNS है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें ये तो है अपना ब्रेन, और इस ब्रेन से यहाँ से होती हुई आ रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये ब्रेन, ये जो पीछे हमारा सर होता है ये ब्रेन है, और ब्रेन से यहाँ से आती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। कौन सा नर्वस सिस्टम है? क्या इंक्लूड होगा इसमें? हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जिसमें इंक्लूड हो रहा है, दैट इज अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक बात ध्यान रखना है बेटा, वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसमें डिफरेंस है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है बेटा? वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है, एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर जो है हमारी ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये फाइबर के फॉर्म में, इस तरह लंबे लंबे फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम तो हो गया जो हॉलो स्ट्रक्चर, बाहर का एक पाइप जो है वो हुआ, और उसके अंदर जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन से कनेक्टेड होती है यहाँ से, और नीचे की तरफ जाती है स्पाइनल कॉर्ड हमारी। तो ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या क्या इंक्लूड हुआ उसमें? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा कौन सा सिस्टम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड होता है? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। अब पेरिफेरल दैट मीन्स कि पेरीफेरी मतलब कि सेंटर से इस तरफ जो नर्वस सिस्टम हमारा जा रहा है, पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, वो हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें इंक्लूड होंगे क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व्स क्या? जो नर्व्स ब्रेन से निकल रही है, ब्रेन से निकल के पेरिफेरी की तरफ जा रही है, यह आपका ब्रेन है। अब यहाँ से जो भी नर्व्स निकल के इस तरफ पेरिफेरी की तरफ जाएगी, ब्रेन से कनेक्टेड जो नर्व्स हैं उनको हम बोलेंगे क्रैनियल नर्व, ठीक है। अराइज फ्रॉम ब्रेन, वो नर्व्स कौन सी हो गई? क्रैनियल नर्व्स। और जो नर्व्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होके बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंच रही है, हमारे हैंड्स, लेग्स, मतलब जो पूरे बॉडी पार्ट है उन पे जो नर्व्स पहुंच रही है वो हो गई हमारी स्पाइनल नर्व, ठीक है। तो ये पूरा एक शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हमने, जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है एनिमल्स के अंदर वो कैसे होगा, किस सिस्टम के थ्रू होगा। अब इनको हम डिटेल में आगे देखेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले कि हम आगे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ें, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे
रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर्स वो सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं जो क्या करेंगे, रिसीव द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस रिसीव करेंगे। मतलब कि आगे ऐसी कोई रिएक्शन हुई है, जैसे आपको सपोज एक पिन चुभ गई, सडनली पिन चुभ गई, तो उसकी आपने क्या किया, उसके लिए रिएक्ट किया। ठीक है, जो पिन चुभी उसके लिए क्या किया, रिएक्ट किया आपने। तो वो जो स्टिमुलस हुआ उसके लिए आपने जो रिएक्ट किया, उसके लिए किसने हेल्प की? रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स ने क्या किया, उस स्टिमुलस को देखा और उसने आपको मैसेज भेजा कि आपको पिन चुभी है, और आपने अपना हाथ पीछे हटा लिया। तो रिसेप्टर क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स होते हैं कि जो हमें इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं किसी भी स्टिमुलस को। ठीक है, अब स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस चेंज इन इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, की एकदम से इन्वायरमेंट में कोई चेंज होना। जैसे आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में थे और सडनली आप बाहर निकले और एकदम से जो है सूरज की रोशनी आपकी आंखों पे गई, तो आप क्या करोगे, अपना हाथ आगे कर लोगे। तो क्या किया कि आपके इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और उसके रिवर्स में आपने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया। आपने अपने हाथ से अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो वो था स्टिमुलस के अगेंस्ट आपने क्या किया, एक रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्स जैसे मैंने अभी बताया, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस, मतलब कि स्टिमुलस के अगेंस्ट हम जो रिएक्शन करते हैं, जैसे ही इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया और हमने क्या किया, एक रिएक्शन दी उसके लिए, तो वो हुआ हमारा रिस्पॉन्स। जो हमने वहाँ पर एक रिएक्शन दी है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उस इन्वायरमेंट से खुद को बचाने के लिए, दैट इज अवर रिस्पॉन्स। अब ये जो सब चीज़ें हैं बेटा, रिसेप्टर, स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स, इन सब ये जो है, ये सब कैसे परफॉर्म होंगे, किसकी हेल्प से होंगे? जब हमारे बॉडी सिस्टम जो है उनमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। आपने प्रीवियस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस पढ़े हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर आपने सभी जो सिस्टम्स हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इन सब सिस्टम और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, इन सबको जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे हो रहा है, ये सब सारे सिस्टम्स जो है एक साथ वर्क करेंगे, तभी हमारी बॉडी जो है वेल परफॉर्म कर पाएगी। जो रिसेप्टर है बेटा, हमारी बॉडी में इस 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जो उन रिसेप्टर्स के बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन। ठीक है, व्हाट आर द रिसेप्टर्स? अब हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? फोटो रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर। इन सब रिसेप्टर के लिए कौन कौन से सेंस ऑर्गन हमारी बॉडी में जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जैसे मैंने पहले बताया, कितने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं अपनी बॉडी में। कौन कौन से होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स? आइज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। ठीक है, ये हम बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब फोटो रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी आइज। हमारी आइज रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फोटो रिसेप्टर के लिए। और वो किसके लिए स्टिमुलाई करेगी? स्टिमुलाई अगेंस्ट द लाइट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको सनलाइट वाला एग्जांपल बताया कि एकदम से सूरज की रोशनी आपकी आंखों पे आई, तो आपने क्या किया, अपना हाथ आगे किया। तो फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्टिमुलाई करेंगे अगेंस्ट लाइट के। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है ये रिलेटेड होता है, ऑल्फैक्टरी टर्म जो है बेटा, ये किससे? स्मेल से रिलेटेड। तो स्मेल हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ नोज। तो नोज जो है सेंस ऑर्गन, हमारा जो नोज है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के लिए, और क्या करेगा? स्मेल के लिए स्टिमुलाई करेगा। ठीक है, गैस्ट्रेटरी के लिए गैस्ट्रेटरी टंग, और टंग किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर टेस्ट। ठीक है, हम कोई भी चीज़ टेस्ट करके, अगर सपोज कुछ आप चाय पी रहे हो, चाय बहुत गर्म है और आपने उसको बिना मतलब कि देखा नहीं, नोटिस नहीं किया कि चाय गर्म है, सडनली आपने उसको पी लिया, तो वो आपको बहुत गर्म फील हुआ, तो आपने किसने इन्फॉर्म किया आपको? वो टंग ने। ठीक है, टंग में जो हमारे जो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट थे, उन्होंने बोला कि ये क्या है, जो चाय है ये बहुत गर्म है। और अब क्या हुआ, वो जो आप एक बार आपसे गलती हो गई, लेकिन अब क्या हुआ, आपके ब्रेन में वो मेमोरी जो है वो स्टोर हो गई कहीं ना कहीं। अब आगे आप क्या करेंगे, जब भी चाय पियेंगे तो पहले आप ध्यान रखेंगे भाई ये गर्म है या ठंडी है, पहले मैं इसको देख लूँ उसके बाद पीऊँ। फोनो रिसेप्टर रिलेटेड टू ईयर्स। ठीक है, जो साउंड से रिलेशन, ठीक है, साउंड से जो रिलेशन की बहुत तेज आवाज़ है या धीमी आवाज़ है, उसके लिए जो हम स्टिमुलाई देते हैं उस। ठीक है, और फिर है हमारा थर्मो रिसेप्टर रिलेटेड टू स्किन। ठीक है, स्किन के ऊपर कोई भी रिएक्शन ऐसा हो रहा है, टच, चाहे वो ठंडा है, गर्म है, आपने एकदम से अनजाने में गर्म कप को हाथ लगा दिया, या फिर जो तवा है उस घर पे जो हम काम करते हैं किचन में, उस वक्त तवे पर जो एकदम से गलती से हाथ लग जाता है, तो आप क्या करते हो, अपना हाथ हटा लेते हो बिल्कुल से। तो उसके लिए कौन से रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स। ये सब रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये जो है हमारी सेंसरी नर्व्स के थ्रू जो है मैसेज सेंड करते हैं हमारे ब्रेन को,
और फिर हमारा ब्रेन हमें वापस मैसेज सेंड करता है हमारे मसल्स को कि क्या करो, कि भाई ये चीज़ बहुत गर्म है, अपना हाथ यहाँ से हटाओ, या फिर यहाँ आपको पेन चुभी है या कुछ पिन चुभी है तो आप क्या करो, वहाँ से अपने आप को हटाओ वहाँ से। ठीक है, तो क्या करेगा ब्रेन, हमें रिस्पॉन्ड करेगा और हमें कहेगा कि इस जगह पे आपको गर्म लग रहा है या ठंडा फील हो रहा है, तो आप क्या करो, उसकी अपना हाथ वहाँ से हटाओ या अपने आप को वहाँ से हटाओ। अब बेटा ये जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ नर्व सेल्स होते हैं, मसल्स होते हैं। ठीक है, नर्व सेल्स जो हैं वो मैसेज भेजेंगे ब्रेन तक, ब्रेन जो है मैसेज भेजेगा हमारे मसल्स को, और वो हम क्या करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। आगे हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, उसमें जो हम न्यूरॉन का होता है उसका स्ट्रक्चर और डायग्राम पढ़ेंगे। नाउ कंटिन्यू विथ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? नर्वस सिस्टम जो है, इट इज़ अ बंडल ऑफ फाइबर दैट कैरीड सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ठीक है, क्या करेगा नर्वस सिस्टम जो हमारा है, वो सिग्नल्स जो देगा ब्रेन और बॉडी के बीच में। कोई भी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कोई भी ऐसा एक्शन हुआ है, कोई डेंजरस सिचुएशन ऐसी आई है, या फिर आप सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो और आपकी बॉडी को उसके अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करना है, तो ब्रेन और आपकी बॉडी के बीच में जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो टिश्यूज क्या करते हैं? मैसेज सेंड करते हैं आपके उस बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, मैसेज सेंड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और जो ब्रेन है वो हमारी मसल्स को मैसेज करेगा उस सिचुएशन को रिएक्ट करने के लिए। अब जो ये नर्वस सिस्टम है ये किससे बना होता है बेटा? ये बना होता है न्यूरॉन से। किससे? न्यूरॉन से। अब न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन जो है ये हमारी ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं जुड़ते हैं, मतलब पूरी बॉडी जो है हमारी है उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और वो क्या करते हैं? सिग्नल सेंड करते हैं। जैसे भी हमें कुछ कोई भी हम रिएक्शन जो हम कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, कि सपोज अगर पिन भी हमें चुभी है, तो वो पिन चुभी तो क्या होगा, जो न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, वो क्या करेंगे? मैसेज सेंड करेंगी ब्रेन को, और ब्रेन हमें वापस क्या मैसेज देगा कि आप क्या करो, इस सिचुएशन के अगेंस्ट अब परफॉर्म करो। तो जो न्यूरॉन होता है बेटा, ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। ठीक है, न्यूरॉन इज लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनमें सबसे जो है लंबा सेल, मतलब बहुत पतला, बिल्कुल थिन होता है, पतले पतले होते हैं, थिन फाइबर लाइक होते हैं, लेकिन ये सबसे लंबे सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में मैसेज कैरी करते हैं और ब्रेन तक सिग्नल्स पहुंचाते हैं। ठीक है, ये है न्यूरॉन का डायग्राम। आप यहाँ देख रहे हैं, ये न्यूरॉन बनाया मैंने, ये न्यूरॉन का डायग्राम देख रहे हो आप। अब देखो, ये जो ब्रांचेस जो निकली हुई है यहाँ से, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या है ये? डेंड्राइट्स है। और जो बीच का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये है सेल बॉडी। ठीक है, इस सेल की जो बॉडी है ये है सेल बॉडी, और यहाँ से ये स्ट्रक्चर, आगे स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, इस पूरे इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये है एक्सॉन, और ये कहाँ एंड होता है? जाके नर्व एंडिंग पे। ठीक है, और जो पास में मैंने ये जो रेड जो स्ट्रक्चर बनाए हैं रेड पेन से, ये होते हैं माइलिन शेल। अब इन सब के ये जो पार्ट्स मैंने यहाँ बनाए हैं, इनके सब के अपने अपने फंक्शन है। क्या होता है? जो डेंड्राइट्स है वो क्या करेगा? जो मैसेज, जो सिग्नल आया है उस सिग्नल को कलेक्ट करेगा, जो भी मैसेज आया है उसको लेगा और उसको देगा सेल बॉडी को। सेल बॉडी में वो आ गया। अब यहाँ से वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू जो क्या होगा, एक्सॉन के थ्रू आगे मूव करेगा वो सिग्नल। अब ये सिग्नल आगे मूव क्या करेगा? नर्व एंडिंग तक पहुंचेगा। नर्व एंडिंग पे जाके जो सिग्नल जो है वो क्या करेगा? केमिकल के फॉर्म में, ठीक है, जो सिग्नल आएगा वो केमिकल के फॉर्म में उसको रिलीज करेगा। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, जो दो न्यूरॉन्स होते हैं वो एकदम ऐसे कनेक्टेड नहीं होते हैं, चिपके हुए नहीं होते हैं बिल्कुल, कि एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से बिल्कुल चिपका हुआ था। इनके बीच में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक गैप होता है। जैसे कि एक न्यूरॉन का तो है नर्व एंडिंग, और जो दूसरा न्यूरॉन है वो उसके डेंड्राइट से जो है इसकी नर्व एंडिंग से कनेक्ट होगा, लेकिन कनेक्ट मतलब ऐसे चिपका हुआ नहीं होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक इनके बीच में गैप होता है। तो अब आप बोलोगे कि भाई जब गैप पूरा है तो आगे ये सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर होंगे? ये जो इम्पल्स यहाँ से गई है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो गई, वो आगे कैसे ट्रांसफर होगी? तो वो कैसे ट्रांसफर होती है बेटा, कि जो सिग्नल आया है वो नर्व एंडिंग पे जाके न्यूरॉन क्या करेगा? केमिकल्स रिलीज करेगा। किसके फॉर्म में? केमिकल्स के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में इसको रिलीज करेगा यहाँ पर। अब ये केमिकल्स जो हैं ये क्या करेंगे? जो दूसरा जो न्यूरॉन है उसके
डेंड्राइट्स पे जो है उन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है आयंस के फॉर्म में उनको ट्रांसफ़र करेगा। और ऐसे करके ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा और सिग्नल जो है, जो मैसेज है, हमारे जो बॉडी है, बॉडी ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। ठीक है बेटा। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, की दो जो न्यूरॉन्स हैं इनके बीच में ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे होता है। क्या होगा कि जो पहले जो डेंड्राइट्स है, यहाँ पर न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स है, यहाँ पे क्या होंगे, जो केमिकल हैं वो आके कलेक्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ डेंड्राइट। डेंड्राइट के एंड पे यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल्स आके सब इकट्ठा हो गए इनके डेंड्राइट्स के एंड पे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से जो है केमिकल रिएक्शन क्रिएट मूवमेंट ऑफ आयंस। एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा, आयंस का मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट की वजह से क्या होगा बेटा, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा डेंड्राइट्स की टिप पे। इन टिप्स पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, अब ये क्या करेगी, यहाँ से मूव करेगी सेल बॉडी में। ठीक है। सेल बॉडी में आई इलेक्ट्रिक इम्पल्स और सेल बॉडी से जो है मूव करती हुई एक्सॉन के थ्रू, ये जो एक्सॉन है इस एक्सॉन के थ्रू क्या करेगी, जो नर्व की एंडिंग्स है यहाँ तक पहुँच जाएंगी हमारी इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ओके। नर्व एंडिंग्स तक आ गई है। अब नर्व एंडिंग्स पे आने के बाद में बेटा क्या करेंगे, इम्पल्स जो है एक्सॉन से आ गई नर्व एंडिंग पे। नर्व रीच द एंडिंग एंड केमिकल रिलीज एट द सिनेप्सिस। अब क्या होगा, एंडिंग पे आके ये जो है यहाँ पर केमिकल रिलीज करेंगे और सिनेप्सिस, सिनेप्स मैंने आपको बताया था क्या होता है कि दो न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है वो होता है सिनेप्स। ठीक है। यहाँ पे केमिकल रिलीज करेंगे और केमिकल रिलीज जो है, जो रिलीज होंगे वो यहाँ से रिलीज होके एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से रिलीज होके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट जो है वहाँ पर जाएंगे और ये कंटिन्यू होता जाएगा न्यूरॉन बाय न्यूरॉन। ठीक है। जितने भी जो न्यूरॉन्स है उसमें क्या होंगे, ये कंटिन्यू होंगे। यहाँ पर एक टर्म है माइलिन शेथ। माइलिन शेथ क्या होता है बेटा, ये जो मैंने रेड पेन से बनाया है ये है माइलिन शेथ। ठीक है। माइलिन शेथ जो है वो प्रिवेंट करता है जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, वो कोई इधर उधर ना चली जाए। ठीक है। वो सीधी अपनी डायरेक्शन में जाए, इसलिए ये, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए क्या करे, वो नर्व एंडिंग पे ही जाए। तो माइलिन शेथ जो होता है वो प्रिवेंट करता है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है, नर्व जो इम्पल्स आ रही है वो किसी और डायरेक्शन में ना चल जाए या फिर यहाँ वहाँ मूव ना हो। ठीक है। तो ये फंक्शन है माइलिन शेथ का। ये तो हमारा पूरा फंक्शन हो गया है कि कैसे जो एक इम्पल्स है वो ट्रांसफर हो रही है न्यूरॉन के थ्रू। अभी जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, इनके भी टाइप्स होते हैं, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं आगे। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है बेटा इनके भी टाइप्स होते हैं। ओके। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, मतलब कि रिसेप्टर से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं उनको हम बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। मतलब कि मेरा हाथ एकदम से गर्म तवे पर टच हुआ है तो क्या हुआ, वहाँ पर मेरी कौन सी जो न्यूरॉन एक्टिव होगी, सेंसरी न्यूरॉन की, उसने उसको रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पर क्या है, गर्म है। तो सेंसरी न्यूरॉन जो है उसने मैसेज किसको भेजा, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज भेजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा कि अब जो मैसेज गया है इम्पल्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो जो है मेरे जो मसल्स हैं, जो मेरे इफेक्टर ऑर्गन है, जहाँ पे मुझे इफेक्ट हुआ है, जहाँ मुझे हीट फील हुआ, जो गर्म फील हुआ, उस इफेक्टर ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस मैसेज भेजेगा कि ये जो है यहाँ पर जो है ये गर्म है, यहाँ से क्या करो, अपने हाथ को हटाओ, वहाँ से जो है रिमूव करो अपने हाथ को। ठीक है। तो ये फंक्शन किसका होगा, मोटर न्यूरॉन का। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैसेज आया है सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, उस मैसेज को वहाँ कहाँ भेजेगा, हमारे मसल्स और ग्लैंड में, ताकि हम क्या करें, उस सिचुएशन के लिए हम रिएक्ट करें कि हमें हमारा हाथ हटाना है। ठीक है। ये दो हो गए मेन हमारे सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाला बीच में कौन सा होता है, हमारा एक रिले न्यूरॉन। ये क्या करता है, कनेक्शन है एक तरह से, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में क्या है, कनेक्शन है। ठीक है। इनको हम इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। रिले न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने अभी आपको
जो है न्यूरॉन में जो है पूरा मैंने आपको पाथवे बताया था कि कैसे जो है इम्पल्स ट्रांसफर होती है। तो इस पे एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है कि एक पाथवे जो है वो बताइए कि न्यूरॉन जो है वो कैसे जो है इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। तो वो आप इजीली कर पाएंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होगी? डेंड्राइट से, डेंड्राइट से देन सेल बॉडी से एक्सॉन एंड एक्सॉन से देन नर्व एंडिंग। तो ये आपका हो जाएगा पाथवे, हो जाएगा इम्पल्स ट्रांसमिशन का। ठीक है, आगे हम यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? ठीक है, इसको हम क्या होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बेटा? इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ अ मोटर न्यूरॉन एंड अ मसल। अभी मैंने आपको बताया था मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स में डिफरेंस मैंने बताया था क्या होती है। तो जो मोटर न्यूरॉन है उसके बीच में और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो होता है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये जो है हमारी क्या है, यहाँ पर एक्सॉन है, एक्सॉन से जो ये आ गई हमारी नर्व एंडिंग्स आ गई हमारे न्यूरॉन की। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन है, ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स हैं। ठीक है, ये मसल का डायग्राम मैंने बनाया, ये एक मसल है। इस मसल्स के कांटेक्ट में आएगी और कांटेक्ट में आके तभी तो वो अपना जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करेगी मसल को। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है, ये जो कांटेक्ट होता है एक मसल और न्यूरॉन की एंडिंग्स के बीच में, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये है नर्व एंडिंग्स और दीज आर, ये मसल्स हैं, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मैंने इसको थोड़ा सा बताया यहाँ पे, जैसे सपोज ये एक नर्व एंडिंग है और ये नर्व एंडिंग यहाँ पे हमें पता है इसके अंदर केमिकल्स के फॉर्म में जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करेगा, वो जो बॉडी से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया है, ब्रेन के थ्रू जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया है मोटर न्यूरॉन से, वो अब ये जो मसल्स हैं इन मसल्स में ट्रांसफर कर देगा। तो यही जो जंक्शन है एक मोटर न्यूरॉन के एंडिंग में और एक मसल के बीच में जो जंक्शन होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ट्रांसमिशन के लिए, उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, सिनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू द अदर सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा, जो सिनेप्स है, जो कनेक्शन है इनके बीच में, यहाँ पे भी एक सिनेप्स बन रहा है, मोटर न्यूरॉन और मसल के बीच में एक सिनेप्स बन रहा है। ठीक है, वो क्या करेगा, अब जो इम्पल्स आया है, जो मैसेज, जो सिग्नल सेंड किया गया है ब्रेन से, वो क्या करेगा, जो हमारे बॉडी के सेल हैं जैसे मसल्स या ग्लैंड्स हैं, उनको वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और हमारे मसल्स जो है वो क्या करेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो मसल्स, अब वो जो मसल्स हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं बेटा अपना ये फंक्शन, तो उसके कैसे परफॉर्म करते हैं, मसल्स हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स दैट शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल इज रिस्पॉन्सिबल टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है, मसल्स के पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो प्रोटीन क्या करेंगे, जैसे ही सिग्नल आया, एक मैसेज सेंड हुआ मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स में, तो मसल्स या तो अपना शेप चेंज करेंगे या जो अपनी अरेंजमेंट है उसमें कुछ चेंज करेंगे। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे बेटा कि हमारी बॉडी में कुछ टाइप्स ऑफ एक्शंस होते हैं। तो ठीक है, उन एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो इनको हम डिटेल से देख लेते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एक्शन our body perform three types of actions, that is voluntary action, involuntary action and reflex action. Involuntary action, वॉलंटरी एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय विल। हम हमारी विल से, मतलब हमारी इच्छा से हम उन एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, वो होती है वॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, जिसमें हमारा ब्रेन तो इन्वॉल्व होता है और हमारी थिंकिंग भी, मतलब हम सोच समझ के जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा उस पर कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल हो गया जैसे वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, टॉकिंग। ठीक है, ये सब फंक्शंस कैसे हो गए, वॉलंटरी एक्शन की। इनवॉलंटरी एक्शंस क्या हो गई, अनकंट्रोल्ड बाय विल, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, ब्रेन इन्वॉल्व होगा इस फंक्शन में, लेकिन जो हमारी थिंकिंग है इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, क्योंकि हम तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते उन फंक्शंस को। अब वो फंक्शंस क्या हो गए, जैसे कि हमारे जो हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, अब हम सोच के तो नहीं, हम सोचे, हम बोले कि नहीं हार्ट का बीट करना बंद हो जाए तो हार्ट बीट बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सका। तो इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन हाँ ब्रेन हमारा इन्वॉल्व होता है इन फंक्शन में, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा जैसे लाइफ प्रोसेस जो है, इसमें जो है हमारी जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सब का एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो ब्रेन इस फंक्शन में इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमारी थिंकिंग का इसमें कोई रोल नहीं है। हम सोच के ऐसे नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बंद हो जाए, हार्ट बीट जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर दे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा। ऐसे फंक्शंस, ऐसे जो एक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
इनवॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये भी एक तरह से अनकंट्रोल्ड बाय विल है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये क्या एकदम सडन होता है, हम सडन परफॉर्म करते हैं, सडन एक एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इसमें थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व। अगेन जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्शन में थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं थी, तो इसमें भी थिंकिंग का कोई काम नहीं है कि हम सोच समझ के एकदम सोचने का उतना हमारे पास टाइम हो और फिर हम क्या करें, उस एक्शन को परफॉर्म करें, क्योंकि ये एक्शंस कैसे होते हैं, बिल्कुल सडन होते हैं। कुछ गर्म फील हुआ और सडन हमने हाथ हमारा हम वहां से रिमूव किया, तो ये एक्शंस कैसे होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। ब्रेन जो है बेटा इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। अब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता का क्या मतलब है कि ब्रेन फिर कैसे इन्वॉल्व होगा? कि ब्रेन जो है इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, पर डायरेक्ट नहीं, क्योंकि इतना टाइम तो होता ही नहीं है ना कि उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कि जो सडन जो वर्क हो रहा है उसके लिए पहले वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा और फिर ब्रेन जो है सिग्नल्स देगा और फिर ब्रेन जो है आगे बोलेगा कि तुम इस तरह से काम करो। तो वो एक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे एक्शन कैसा हो रहा है? बिल्कुल सडन रिफ्लेक्स की, कुछ स्टिमुलाई हमें मिला और हमने एकदम से विद इन मतलब माइक्रो सेकेंड्स में हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट परफॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है बट डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। ब्रेन क्या करेगा, एक बार जो एक्शन हो चुका है, हाँ, बाद में जब ये वर्क जो हो गया, हमारे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो है इनके थ्रू ये वर्क परफॉर्म हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन का, फिर क्या करते हैं वो मैसेज सेंड करते हैं बाद में ब्रेन को कि भाई ये काम हो चुका है, इस बंदे ने गर्म तवे पे हाथ रख दिया था और हमने इसको जो है सिग्नल दिया और वहां से इसने हाथ रिमूव किया, तो अब इसको क्या करो, तुम अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखो, ठीक है। तो आगे क्या करेगा, ब्रेन उस चीज को स्टोर रखेगा मेमोरी में कि भाई अगर गर्म चीज है उसको हमें टच नहीं करना है, हमारा हाथ जल सकता है। तो ब्रेन कैसे इन्वॉल्व हुआ यहाँ पर? इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए रिफ्लेक्स एक्शन के बेटा? जैसे कि ब्लिंकिंग आईज, जब हमारी जो आईज हम ब्लिंक करते हैं तो ये क्या है, आईज ब्लिंकिंग हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप होती है। स्नीजिंग, छींक आना, किसी गर्म चीज पे एकदम से हाथ चला जाता है तो हम हाथ रिमूव कर लेते हैं। तो ये जो कुछ फंक्शंस होते हैं ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। अब जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका आपके बुक में जो डायग्राम दिया है उसका एग्जाम्पल दिया गया है, उसको भी हम आगे देखते हैं। नाउ रिफ्लेक्स आर्क, अब हम इसमें देखेंगे कैसे जो है सिग्नल्स ट्रांसफर हुए और कैसे हमारी बॉडी जो है उसने रिएक्ट किया, ठीक है। बेटा ये जो डायग्राम आप देख रहे हो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, हमारा रिसेप्टर है। रिसेप्टर क्या है? हीट रिसेप्टर है। तो हीट रिसेप्टर जो है थर्मो रिसेप्टर हुआ, ये इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? स्किन। कौन रिकॉग्नाइज करेगा? स्किन रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। तो अब जैसे ही हमारी फिंगर जो है इस बिल्कुल हॉट टी में जो फिंगर गई, तो क्या हुए, हमारे जो सेंसरी नर्व्स थे, कौन से नर्व्स? सेंसरी नर्व्स जो हैं वो एक्टिव हो गई और उन्होंने क्या किया, सेंसरी नर्व्स ने क्या किया, जो मैसेज है वो भेजा यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये मैसेज भेजा तो उसने क्या किया, यहाँ पर ब्रेन को जो है स्किप कर दिया, ब्रेन के पास कोई मैसेज नहीं गया, सीधा जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू मैसेज जो है सेंसरी नर्व से ट्रांसफर होता हुआ कहाँ पे आ गया? मोटर न्यूरॉन्स के पास में। सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स के पास में, ठीक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो दो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन था? हमारा रिले न्यूरॉन। तो इसके थ्रू ये मैसेज ट्रांसफर होके मोटर न्यूरॉन के पास आया। अब मोटर न्यूरॉन ने क्या किया कि जो इफेक्टर, जहाँ पर इफेक्टर जो मसल्स थे हमारे, उन मसल्स के पास मैसेज भेजा कि हमें वहाँ से हाथ को हटाना है, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसफर हुआ स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने ही क्या किया, ब्रेन को तो किया स्किप, और क्या किया, सीधा जो मैसेज भेजा मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल्स में जो हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं, और क्या हुआ, हमने वहाँ से हमारा हाथ रिमूव किया, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क जो होती है बेटा, इसका अगर आपसे कोई पाथवे पूछ ले तो जो पाथवे है वो क्या हुआ कि सबसे पहले हमें क्या मिला, स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या मिला, हीट, ठीक है। हीट के बाद में क्या हुआ, सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व्स ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करके सेंसरी नर्व जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज किया। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, ब्रेन को तो स्किप किया लेकिन सीधा जो है उसने क्या किया, मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजा। और मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन था, जो मसल्स थे, वहां तक ये मैसेज पहुंचाया और फिर हमने हाथ रिमूव किया। तो ये हो गया पूरा पाथवे। अब जो रिफ्लेक्स आर्क है, इसके जो
क्या इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्स आर्क की, ठीक है। तो क्या इसके फंक्शंस है कि रिफ्लेक्स आर्क जो है बेटा ये क्या करती है, अलाउ इंस्टेंट रिएक्शन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। कि क्या होगा अगर सपोज आप ऐसे सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको इंस्टेंटली कुछ ऐसा एक्शन करना है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकले, तो वहाँ पे अगर ब्रेन इन्वॉल्व होगा आप बहुत देर तक सोचते ही रह जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं है, तो आप बहुत डेंजर में फंस जाओगे। तो उस वक्त क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये क्या करता है, हमें इंस्टेंट रिएक्शन अलाउ करता है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। डायरेक्ट मैसेज जो है ब्रेन के पास ना जाके कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर न्यूरॉन जो है वहाँ पे वो मैसेज भेज देती है। दूसरी इसका क्या इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्स एक्शन का, कि स्किप द ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अभी मैंने कहा कि ब्रेन के पास मैसेज जाएगा तो ब्रेन उसको सोचेगा और फिर बाद में वहाँ से जो है सिग्नल सेंड करेगा, तब तक वो बहुत टाइम हो जाएगा। तो क्या होगा, वो स्किप कर देता है उस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को। दूसरा थर्ड पॉइंट क्या है कि रिड्यूस द रिस्पॉन्स टाइम। रिफ्लेक्स एक्ट क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको कम कर देता है। हमें खुद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसका जो एक्शन होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल सडन और बहुत ही क्विक होता है। तो जो रिस्पॉन्स का टाइम है इसको भी क्या कर दिया है इसने, रिड्यूस कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अब जब ये पूरा वर्क हो चुका है, पूरा फंक्शन जो है ये परफॉर्म कर चुके हैं यहाँ पर, इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर अब जो है ब्रेन को मैसेज भेज दिया जाता है जो कि हमने ये सारा काम परफॉर्म कर लिया है, ठीक है। तो अब ब्रेन क्या करेगा, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेगा, आगे इन फ्यूचर जो है स्टोर रखेगा कि कभी अगर जो है वो पर्सन जो है उसको याद रहेगा कि ये जो गर्म चीज़ है इसमें इसको अगर मैं टच करता हूँ तो मुझे क्या होगा, हीट फील होगा या फिर पेन होगा, ठीक है, या फिर बर्न हो सकता है। तो वो एज अ मेमोरी जो है वो ब्रेन में स्टोर हो जाती है। तो इसी तरह से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ब्रेन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ब्रेन क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। पहले ब्रेन का कोई रोल नहीं था, ब्रेन को स्किप कर दिया, लेकिन जब प्रोसेस पूरा हो गया, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद में ब्रेन को एक मैसेज भेज दिया गया कि ये फंक्शन जो है हमने इस तरह से प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बेटा। ये हमारा यहाँ पे नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। आगे अब हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन। नाउ कंटिन्यू विथ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर। हम कब से यही बात कर रहे हैं कि जो मैसेजेस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन से जो है वापस जो है हम हमारी बॉडी पे आ रहे हैं। तो अब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लेते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ब्रेन को है जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में इंक्लूड होता है सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। एक इसमें थाइलमस भी होता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर ब्रेन में क्या इंक्लूड हुआ, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम, ओके। ये है जो रेड पार्ट से जो मैंने बनाया है, ये है हमारा मिड ब्रेन। ये क्या है, मिड ब्रेन। और फिर जो है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन की जो है अगेन 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम, ओके। अब बेटा देखो, जो ब्रेन है हमारा, ये ब्रेन जो है क्या होता है, किसके अंदर कवर्ड होता है, ये कवर्ड होता है क्रैनियम में। क्रैनियम हमारा स्कल, जो खोपड़ी हमारी है, इसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड कवरिंग चाहिए, दैट इज अवर स्कल, ओके। जो स्कल है, स्कल के नीचे फिर क्या होता है बेटा, ब्रेन में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। 3 लेयर प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। और वो कौन कौन सी लेयर होती है, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर एंड पाया मैटर। मेनिंजेस के बारे में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम टेलिंग यू दिस, ओके। इसके बाद में ये जो मेनिंजेस होती है बेटा, इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हमारे जो ब्रेन है, ये जो ऊपर की जो कवरिंग है, इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं CSF। CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है कि ये फ्लूइड जो है ब्रेन को जो एक फ्लोटिंग कंडीशन में रखता है, ताकि एक्सीडेंटली कभी भी अगर हमारे सर पे कोई चोट लगे तो जो है ब्रेन को एकदम से डैमेज नहीं करे, ठीक है। ये फ्लूइड क्या होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये याद रखना, एज अ मेमोरी में सिर्फ इसको याद रखना, आपके बुक में नहीं है इतना दिया हुआ। तो इसमें क्या होता है कि ये फ्लूइड जो है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, ये हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो है, इनके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन हमने जिससे बताया कि 2 पार्ट्स होते हैं फोर ब्रेन के, सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम का क्या फंक्शन होता है बेटा, सेरिब्रम जो है एक तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, ठीक है। और दूसरा इसका मेन फंक्शन है थिंकिंग का। हम जो सोचते हैं वो सब प्रोसेस कहाँ होता है, हमारा सेरिब्रम के अंदर। और दूसरे प्रोसेस क्या है इसके, हियरिंग,
स्पीच, मेमोरी और हमारे इमोशंस वगैरह हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम। और ऑल जो सारी वॉलंटरी एक्शंस है जिस पे हमारा कंट्रोल है, उन सारी एक्शंस को कौन परफॉर्म करेगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट, यहाँ से ये यहाँ पे देख रहे हो आप, ये पूरा जो पार्ट है हमारा ये सेरिब्रम का है, इसलिए ये ब्रेन का सबसे, अगर पूछ ले कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, दैट इज सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम के फंक्शन हो गए। सेरिब्रम जो है कंट्रोल करेगा ऑल द वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, उन सबको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद में आया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी जो है हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस जो है हमारा थ्रस्ट और हंगर जो है उसको कंट्रोल करता है, मतलब भूख और प्यास को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हाइपोथैलेमस का है कि ये जो है हार्मोन सिक्रीट करता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए। अब एंडोक्राइन सिस्टम मैंने आपको क्लास के बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था कि हम दो सिस्टम्स पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें हाइपोथैलेमस का रोल जो है वहां पर हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें मैं आपको इसका रोल भी बताऊंगी। ये तो हुआ फोर ब्रेन। अब है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या रोल है? मिड ब्रेन का बेटा सिर्फ इतना ही रोल है मिड ब्रेन का। ये जो मिड ब्रेन है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है उनको क्या करता है? कनेक्ट करता है। क्या काम है मिड ब्रेन का? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का, और कुछ जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होती है इनको कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन का यही फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन हाइंड ब्रेन के। नाउ फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है इसको भी तीन पार्ट्स होते हैं बेटा हाइंड ब्रेन के। कौन कौन से थे? पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पोन्स जो है, पोन्स क्या करेगा? पोन्स का फंक्शन है रेगुलेट ब्रीदिंग रेट एंड स्लीप साइकिल। हमारी जो ब्रीदिंग रेट है और जो स्लीप साइकिल है उसको कौन रेगुलेट करता है? पोन्स रेगुलेट करता है। मेडुला जो है, इसको मेडुला को मेडुला ऑब्लंगेटा भी बोलते हैं। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा ये क्या करेगा? ऑल द जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेगा। जैसे हमारी जो है ब्लड प्रेशर है, जो सर्कुलेशन है ब्लड का, या फिर हम बोले वॉमिटिंग वगैरह आना, ये जो सब कैसे है? इनवॉलंटरी एक्शन है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम हमारी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करता है, मतलब कि हम हमारी बॉडी का बैलेंस कैसे बना के रखते हैं। मैं यहाँ भी खड़ी हूँ तो मैं एक बैलेंस बना के खड़ी हुई हूँ, तो ये किसकी वजह से? ये होता है सेरिबेलम की वजह से। सेरिबेलम क्या करेगा? हमारी बॉडी का बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में वर्क करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे कि मैंने हाथ में ये पेन ले रखा है, तो इस पेन को मैं पिक कर रही हूँ, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरा सेरिबेलम, क्योंकि वो मुझे इसके लिए बैलेंस जो है, बॉडी जो मेरी है उसको बैलेंस कर रहा है। हम साइकिल चलाते हैं, राइडिंग अ बाईसाइकिल, वो भी किसकी वजह से होता है? दैट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो ये जो फंक्शंस हो गए हमारे हाइंड ब्रेन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसके जो पार्ट्स हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या जो है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ब्रेन जो है हमारा वो प्रोटेक्टेड होता है स्कल के अंदर। ठीक है, और स्कल में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है और वहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सेम बेटा इसी तरह से जब हम स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या होगा कि स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होगी वर्टिबल कॉलम के अंदर। मैंने आपको क्लास के बिगिनिंग में भी बताया था कि वर्टिबल कॉलम एक होलो जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, फाइब्रस लाइक जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर भी जो 3 मेनिंजेस मैंने आपको ऊपर बताई थी वो स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होगी, और यहाँ पे जो है CFSF जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो जो है स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारे जो है पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट जो बचा है कोऑर्डिनेशन इन एनिमल का, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है वो कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज कर रही है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। Now we study about endocrine system. So what is endocrine system beta? Endocrine system is network of endocrine gland that produce hormone. ठीक है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उनका एक नेटवर्क होता है जो क्या करता है? हार्मोन सिक्रीट करता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स जो है वो केमिकल सब्सटेंस हैं विच एक्ट लाइक अ मैसेंजर मॉलिक्यूल। ठीक है, हार्मोन्स का वर्क क्या होता है कि वो है मैसेज जो है केमिकल्स के थ्रू, मतलब कि
एक केमिकल मैसेंजर की तरह एक्ट करता है हार्मोन, जो है मैसेज सेंड करता है पूरी बॉडी में। और ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स क्या करती है, हार्मोन्स सिक्रीट करती है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, और वो डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट करती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड देख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, ये प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस, जो पार्ट हमने ब्रेन का पढ़ा था, फोर ब्रेन का, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी जो सारी ग्लैंड्स हैं उनको डायरेक्ट करती है कि आपको क्या करना है, अपने ये फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ये हार्मोन्स सिक्रीट करने हैं, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, जिससे हमारी जो हाइट जो है इससे डिपेंडेंट होता है कि हमारी हाइट जो है वो बढ़ती है या हाइट नहीं बढ़ रही है, तो वो रीज़न होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है इसका सिक्रीशन जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है बेटा, एक्सेस में अगर इसका सिक्रीशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, हाइट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और वो जो है एक्सिस में सिक्रेशन है, इसको हम बोलते हैं जैंटिज्म, मतलब कि हाइट का जो है बढ़ते रहना, हाइट रुकती नहीं है। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, जो खली जो है उनकी जो हाइट है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ओवर डेवलपमेंट, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो रीज़न हो सकता है कि एक्सिस ऑफ द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और अगर ग्रोथ हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन कम होता है तो क्या होता है, उससे डार्फिज्म, मतलब कि हाइट नहीं बढ़ती है, जो हाइट है वो छोटी रह जाती है। तो अगर हार्मोन्स क्या होता है बेटा, अगर हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा सिक्रीट होंगे तो भी वो बॉडी के लिए सही नहीं है, अगर वो कम सिक्रीट होंगे तो भी नहीं है। तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड होता है, इनका बैलेंस में सिक्रीट होना चाहिए कि जो प्रॉपर जो रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए, उस बैलेंस अमाउंट में हार्मोन्स का सिक्रेशन होना चाहिए, तभी जो है बॉडी प्रॉपर वर्क करती है। इनका कम या ज़्यादा होने से कोई ना कोई डेफिशिएंसी कॉज होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में हम नेक्स्ट ग्लैंड देखते हैं, थायराइड ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीट हो गया, अब आ गया थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड करेगा, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड, हमारे नेक वाला जो रीजन होता है, यहाँ नीचे की तरफ जो होता है थायराइड ग्लैंड जो है प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन का फंक्शन। और थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है क्या, और आपको पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज कॉज होता है, गॉइटर। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी होती है तो हम बोलते हैं ना गॉइटर डिजीज, जो घेंगा जिसे हम बोलते हैं, वो डिजीज कॉज होता है। और थायरोक्सिन जो हार्मोन है इसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो फूड है, हम जो सॉल्ट लेते हैं उसमें जो है हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि उस सॉल्ट में आयोडीन की जो अमाउंट वो प्रॉपर है या नहीं है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा सॉल्ट जिसमें आयोडीन प्रेजेंट हो उस सॉल्ट का ही इनटेक करना चाहिए। ये तो हुई थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बाद में बेटा ग्लैंड आती है पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन होता है कि जो हमारा ब्लड शुगर है उसको वो रेगुलेट करता है। क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को रेगुलेट करेगा। अब इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि डायबिटीज जो डिजीज है वो कॉज होती है। अगर इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहा होता है तो क्या होता है, डायबिटीज। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो कम हो जाता है। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे एड्रेनाइन ग्लैंड के बारे में। एड्रेनाइन ग्लैंड जो है ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी, ये सिक्रीट करेगी एड्रेनाइन हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन एक्टिवेट ही कैसा होता है, इमरजेंसी कंडीशंस में। जैसे इसको हम और क्या बोलते हैं, फ्लाइट और फियर की कंडीशन, कि भाई या तो आप उस कंडीशन में, उस सिचुएशन से भाग जाओ या फिर आप उस सिचुएशन से लड़ो। सपोज आपकी फाइट हो गई है, आपके जो दोस्त हैं उनमें से किसी के साथ आपकी फाइट हो गई, आप अकेले हो और वो 2-3 जने, तो आपके पास वहाँ पर एक सिचुएशन होती है कि या तो आप क्या करो, वहाँ से भाग लो, या फिर आपके पास सिचुएशन है कि आप उनसे क्या करो,
फाइट करो। अब इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, अगर आप वहाँ फाइट करते हैं या फिर भागते भी हैं वहाँ से, तो भागेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपकी ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज होगी। और क्या होगा, जो ब्लड डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन जो है वो क्या होगा, हमारी स्किन और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो है वो ब्लड की रेट जो है वो कम होगी। क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो तो कभी आपको लगता है कि उस वक्त जब आप वही लड़ाई की स्थिति हो रही है कि आपको भूख लगती है, उस वक्त नहीं लगती है ना, तो वो जो है वहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड की जो ब्लड हमारा इंक्रीज कहाँ होगा, मसल्स में, क्योंकि अब मसल्स उस सिचुएशन में हमें हमारे मसल्स ही काम आ रहे हैं वहाँ से भागने में या वहाँ पे लड़ने के लिए क्या काम आ रहे हैं, हमारे मसल्स। तो वहाँ पर तो जो ब्लड है वो इंक्रीज होगा और डाइजेस्टिव सिस्टम और जो स्किन है वहाँ पर जो है ब्लड क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये हो गया एड्रेनालिन हार्मोन। उसके बाद में आया हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस मैंने आपको पहले भी बताया, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस जो है ये जो है इसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जैसे कि मास्टर ग्लैंड किसको बोला था हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कोई मास्टर अगर है तो वो क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या है, हाइपोथैलेमस। और ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बोलता है कि क्या करो, तुम ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला गया है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को। इसके बाद यहाँ तक के जो मैंने आपको हार्मोन्स बताए, जो ग्लैंड्स बताइए, ये मेल एंड फीमेल दोनों में कॉमन होती है। ठीक है बेटा, अब मेल और फीमेल में जो कॉमन नहीं है, जो अलग अलग होते हैं, वो जो ग्लैंड्स हैं उसको भी हम आगे देखते हैं। नाउ लास्ट जो दो हार्मोन्स हमारे बच्चे हैं, मेल एंड फीमेल हार्मोन्स जो हैं वो क्या है, मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन है ओस्ट्रोजन। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, जो ये टेस्ट्रोजन है ये रिलीज होता है टेस्टिस से। ठीक है, टेस्टिस भी जो है एक ग्लैंड है। और ओस्ट्रोजन जो है वो रिलीज होता है ओवरी से। कहाँ से, ओवरी से। ठीक है, ओवरी से रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। और जो एस्ट्रोस्टेरोन है वो क्या करेगा, वो फीमेल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। मेल्स में एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की स्टेज जब आती है मेल्स के अंदर, जैसे धीरे धीरे जब आप एडोलसेंस वाली स्टेज में जब आप आते हो, गी फेशियल हेयर्स आना, वॉइस चेंज होना, तो ये सब किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में क्या होता है कि मैमरी ग्लैंड्स जो हैं, मैमरी ग्लैंड्स हो गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स में, वो किस हार्मोन की वजह से होती है, फीमेल हार्मोन, जो कि सिक्रीट होता है ओवरी से। तो ये हो गए हमारे मेल एंड फीमेल हार्मोन। और यहाँ पर जो है हमारा जो टॉपिक जो है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स जो है ये कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब बेटा ये जितने भी फंक्शंस जो हुए हैं हमने देख लिया है कैसे इनमें कोऑर्डिनेशन होता है। अब इनका कंट्रोल जो है वो भी हमने देख लिया, ब्रेन के थ्रू होता है कि हमें पता है कि हमें किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, कब हमें धीरे बात करनी है, कब हमें बहुत लाउड बात करनी है। तो ये जो कंट्रोल है हमारे ऊपर, ये सब भी जो है हमारे इसी जो सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो हमने सिस्टम पढ़ा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, इसमें है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।